अभी तक हमने ये पढ़ा कि पौधों में पोषण क्रिया कैसे होती है? यानी स्वपोषण के बारे में पढ़ा अभी तक। यानी ऐसा पोषण जिसके अंतर्गत जीव जब अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से, तो ऐसे पोषण को कहते हैं स्वपोषण। ठीक, आज हम पढ़ेंगे परपोषण के बारे में। परपोषण या इसको हम विषम पोषण भी कहते हैं। और ये क्रिया किसमें होती है? जंतुओं में, सभी जंतुओं में। क्यों? क्योंकि ये पोषण ऐसा पोषण होता है जिसके अंतर्गत जीव जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। अपने भोजन के लिए वो स्वपोषी जीवों पर ही निर्भर होते हैं, यानी दूसरे जीवों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वह पोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत कोई जीव दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इस विधि को हम कहते हैं परपोषण या विषम पोषण। और इस प्रकार के जीवों को हम कहते हैं परपोषी। ऐसे जीव जो होते हैं ये कहलाते हैं परपोषी। तो इस परपोषण के अंतर्गत 5 चरण आते हैं। पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इंजेशन। दूसरा होता है पाचन या डाइजेशन। तीसरा चरण होता है अवशोषण, या इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। चौथा चरण होता है स्वांगीकरण, इसको कहते हैं एसिमिलेशन। और पांचवा चरण होता है बहिक्षेपण, या इसको कहते हैं ईजेशन। तो ये जंतुओं में पोषण की जो होता है वो 5 चरणों में पूर्ण होता है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण क्या होता है? अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि भोज्य पदार्थ जो भी है, जो भी उस जीव को खाना है, जो खाने वाली चीज है उसके सामने, उसको वो मुख में पहुंचाए, मुख के भीतर रखना। भोजन को मुख के भीतर रखने की क्रिया को हम, या मुख तक पहुंचाने की क्रिया को हम कहते हैं अंतर्ग्रहण। भोजन को ग्रहण करना। ग्रहण कहां किया जाता है? भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले कहां रखते हैं? मुख के भीतर रखते हैं। तो भोजन बाह्य वातावरण से मुख के भीतर पहुंचने की क्रिया को, या शरीर के भीतर मुख में पहुंचाने की क्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सीधे मुख द्वारा ही खाना ग्रहण कर लेते हैं, सीधे ही अपने मुंह से खाना खाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हाथों की सहायता से अपने भोजन को मुख में रख लेते हैं। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की विधियां हो सकती हैं भोजन को ग्रहण करने की। अधिकतर जीव जो होते हैं वो सीधे मुख से ही भोजन को ग्रहण करते हैं। मनुष्य है, बंदर है, गिलहरी है, इस तरह के कुछ जीव ऐसे हैं जो भोजन को मुख में रखने के लिए अपने अग्रपादों या हाथों का इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार से भोजन को मुख के अंदर पहुंचाते हैं। तो भोजन को मुख के अंदर पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं अंतर्ग्रहण। ठीक, तो कुछ एक कोश की जीव जैसे अमीबा वगैरह होते हैं। अमीबा देखा है? किसी भी आकार में बना दो ये अमीबा हो जाता है, एक केंद्रक बना दो इसमें ये अमीबा हो गया। ठीक, तो अब इसमें एक ही कोशिका होती है, तो ये इनके मुख तो होता नहीं कहीं। तो ये क्या करते हैं, ये जो भोजन के छोटे छोटे कण जो पानी में पाया जाता है, तो पानी में जो भी कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थों के जो कण होते हैं, या जो भी भोज्य पदार्थ इनको दिखता है, समझ में आता है, जो महसूस कर पाते हैं, तो उसके चारों ओर क्या करते हैं, ये कप जैसा बना लेते हैं ऐसे करके। जैसे ये कोई भोज्य पदार्थ था तो इसको चारों तरफ से घेरना शुरू करते हैं पहले।
और इस तरीके से घेर करके उसको अपने अंदर बंद कर लेते हैं। फिर अगली स्थिति में क्या होगा, ये अमीबा के शरीर के अंदर ये भोज्य पदार्थ आ गया। अब इसको क्या करेंगे, वो इसका पाचन करेंगे और शोषण करेंगे और फिर इसको इसी तरफ से किनारे इसको निकाल देंगे बाहर। तो इस तरीके से जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ये पादाभों की सहायता से, या कूटपाद होते हैं, ये जो बनते हैं, जो उभार से बनते हैं, इनको कहते हैं कूटपाद या पादाभ। इन्हीं की सहायता से ये चलते भी हैं। तो इन्हीं की सहायता से ये भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेते हैं। कुछ जंतु जैसे पैरामीशियम वगैरह होते हैं, जो पैरामीशियम होते हैं उनके शरीर में छोटे छोटे रोए जैसे पाए जाते हैं और ये रोए लगातार हिलते रहते हैं। हिलते रहने के कारण पानी इनके शरीर के भीतर जाता है और पानी के साथ ही भोज्य पदार्थ के जो कण होते हैं वो भी इनके शरीर के भीतर पहुंच जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग प्रकार की विधियां होती हैं भोजन को अंतर्ग्रहण करने की, यानी भोजन को शरीर के भीतर ले जाने की। तो अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? भोज्य पदार्थों को बाह्य वातावरण से शरीर के अंदर पहुंचाने की क्रिया को हम अंतर्ग्रहण या इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अंतर्ग्रहण का मतलब समझ में आया? मनुष्य कैसे करता है? हाथों की सहायता से भोजन को मुख के अंदर रख लेता है और फिर उसके बाद उसको चबा चबा करके खाता है। फिर दूसरी क्रिया आती है पाचन की। ठीक, तो अंतर्ग्रहण करने के पश्चात कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन को पहले चबाते हैं अपने दांतों, क्योंकि मुख में दांत पाए जाते हैं और दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं। कुछ जीव जो होते हैं वो भोजन को चबाते नहीं है, सीधे निगल जाते हैं, जैसे छिपकली, मेढक, सांप। ये क्या करते हैं? ये भोजन को सीधे ही निगल लेते हैं, मुख से पकड़ते हैं और फिर धीरे धीरे करके सीधे ही ऐसे ही निगल लेते हैं। ये नहीं कि पहले चबाते हैं, इसको चबाते नहीं है बल्कि भोजन को सीधे ही निगल लेते हैं और अपने हाथ पे आमाशय में पहुंचा देते हैं। मनुष्य में क्या होता है? कुछ भी ऐसे होते हैं, मनुष्य भी उनमें शामिल है, जो भोजन को थोड़ी देर तक पहले मुख में रखने के पश्चात चबाते हैं। ठीक, तो और चबाने के पश्चात जब भोजन थोड़ा मुलायम हो जाता है, थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, मुलायम हो जाता है, तब फिर उसको निगल लेते हैं और निगलने के पश्चात भोजन पहुंचता है पेट में या आमाशय में। तो आमाशय में जो क्रिया होती है उसको कहते हैं पाचन क्रिया। पाचन का मतलब होता है जो कुछ भी भोजन ग्रहण किया जाता है उसमें क्या होते हैं? जटिल यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसे उसमें प्रोटीन होता है, जो भोजन ग्रहण किया जाता है कोई भी जीव, उसमें प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है और वसा। ये तीन प्रकार के उसमें अवयव ऐसे होते हैं जो इनके अणु जो होते हैं बहुत जटिल होते हैं और ये अणु जो होते हैं वो कोशिकाओं के भीतर सीधे नहीं प्रवेश करते हैं। भोजन ग्रहण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा हमको भोजन से प्राप्त होगी। तो कोशिकाओं को भोजन चाहिए और भोजन जो कुछ भी है वो सीधे कोशिकाओं के भीतर नहीं घुस सकता, क्योंकि कोशिकाएं बहुत छोटी हैं। तो ये जो जटिल अणु होते हैं, जो बड़े बड़े अणु होते हैं, जो कोशिकाओं के भीतर सीधे नहीं जा सकते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं? पहले छोटे अणुओं में तोड़ लेते हैं। जो अणु जा सकते हैं उनका पाचन नहीं किया जाता है, उनको पाचन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो अणु सीधे ही अवशोषित कर लिए जाते हैं शरीर से। जिन अणुओं को कोशिकाएं ग्रहण कर सकती हैं वो अणु होते हैं विटामिन के और खनिज लवण, क्योंकि ये आयनों के रूप में होते हैं और इनको कोशिकाएं जो होती हैं वो सीधे ही ग्रहण कर लेती हैं, और जल। तो भोजन के कुल इतने ही अवयव होते हैं, 6 अवयव होते हैं। जो कुछ भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें 6 प्रकार की चीजें होती हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। इतनी चीजें हम भोज्य पदार्थों के रूप में शरीर के भीतर ग्रहण करते हैं। तो इनमें से ये 3 पदार्थ होते हैं, इनके अणु जो होते हैं बहुत ही जटिल होते हैं और इनको हम सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता। हम किसी भी जीव के शरीर कोशिकाएं इतनी सक्षम नहीं होती हैं, इतनी योग्य नहीं होती हैं कि वो इन अणुओं को सीधे अपने अंदर ग्रहण कर सकें। तो उसके लिए क्या होता है कि इन अणुओं को पहले सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, यानी पहले इनको इस लायक बनाया जाता है कि कोशिकाएं जो हैं वो इन अणुओं को ग्रहण कर सकें। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं पाचन। यानी जो अविसरणशील, अघुलनशील भोज्य पदार्थ है उसको
जो भोज्य पदार्थ के जटिल अणु हैं उनको सरल तथा घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया जो होती है उसको हम कहते हैं पाचन क्रिया। आई बात समझ में? कुछ बताओ। पाचन क्रिया का मतलब समझ में आया? यस सर। यस सर। जो भोजन के अणु होते हैं वो इस अवस्था में नहीं होते हैं कि उनको कोशिकाएं सीधे ग्रहण कर सकें। भाई तुमने रोटी खाई, अब रोटी सीधे कोशिकाओं में तो घुस नहीं जाएगी। रोटी में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट के जो अणु होंगे वो बहुत जटिल होंगे। पहली बात तो रोटी सीधे नहीं घुसेगी कोशिकाओं के भीतर, जो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो जाएंगे, उसके अणु भी बड़े हैं। तो पहले हम रोटी के बड़े अणुओं को छोटा कौर तोड़ते हैं, उसको मुंह में रखते हैं, फिर चबाते हैं, यानी उसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर पेट के अंदर जाता है गीला होकर के, फिर वहां उसको पीसा जाता है, फिर उसका पाचन किया जाता है, यानी उसके जटिल अणुओं को हम सरल अणुओं में बदलते हैं और उसके पश्चात फिर हम उसका अवशोषण करते हैं और कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। तब कोशिकाएं उन अणुओं को ग्रहण कर पाती हैं। इस प्रकार से कोशिकाओं तक भोजन पहुंच पाता है। तो जो भोजन के अणु होते हैं वो इतने जटिल होते हैं कि वो सीधे कोशिकाओं में नहीं जा सकते। कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि पाचन क्यों किया जाता है, पाचन करना क्यों आवश्यक है? तो पाचन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भोजन के जो जटिल अणु होते हैं वो कोशिकाओं द्वारा सीधे ग्रहण नहीं किए जा सकते। अतः भोजन के इन जटिल अणुओं को पहले सरल अणुओं में तोड़ा जाता है जिससे कि वो आसानी से कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कर सकें। जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की इसी क्रिया को हम पाचन क्रिया कहते हैं। ठीक है? अच्छा, अब पाचन क्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की हो सकती है, क्योंकि जीव भी दो प्रकार के हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय यानी ऐसे जीव जिनके शरीर में एक ही कोशिका होती है केवल, और दूसरे जीव होते हैं बहुकोशिकीय जिनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो अब अगर कोई एक कोशिकीय जीव है तो वो उसके ना तो मुंह है, ना हाथ है, ना पैर है, कुछ नहीं है, तो फिर वो ना उसके शरीर में पाचक अंग है इतने ज्यादा इस तरह से कोई, तो फिर वो कैसे भोजन ग्रहण करेगा? तो अमीबा को जैसे हमने बताया वो पादाभों की सहायता से भोजन को कोशिका के अंदर कर लेता है पकड़ के, और फिर क्या करता है? फिर उसका पाचन करता है उसी के भीतर। जैसे अमीबा का भोजन ये कोशिका के भीतर आ गया, भोजन का कोई कण था जो कोशिका के भीतर उसने कर लिया, ये इसका केंद्रक है। ठीक, अब यहीं पर क्या करेगा? कुछ ऐसे रस निकालेगा जो इस रस इसके भीतर जाएंगे और इस भोजन के अणुओं को तोड़ेंगे। भोजन के जो जटिल अणु होंगे उनको तोड़ेंगे, यानी उनका पाचन करेंगे, और फिर उसको यहां से फिर अवशोषित कर लेगा अपने जीव द्रव्य में। जो बाहर इसका जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य में भोजन के उन अणुओं को अपने मिला लेगा, और जो बेकार का पदार्थ बचेगा जो उसके मतलब का नहीं होगा उसको फिर बाहर निकाल देगा ऐसे ही। तो अब यहां पर क्या है? चूंकि एक ही कोशिका है केवल ये, ठीक, तो जो पाचन क्रिया हो रही है वो कहां हो रही है? कोशिका के भीतर ही हो रही है। इसमें जो पाचन क्रिया हो रही है वो कोशिका के अंदर हो रही है। इसलिए इस प्रकार के हम पाचन को कहते हैं अंतःकोशिकीय पाचन। यानी जब कुछ एक कोशिकीय जीवों में पाचन क्रिया जो होती है वो कोशिका के भीतर ही होती है, इसलिए इस प्रकार के पाचन को हम कहते हैं अंतःकोशिकीय पाचन। अन्य जो बहुकोशिक जीव होते हैं, जो बड़े जीव होते हैं, उन जीवों में क्या होता है कि जो पाचन होता है वो कोशिकाओं के बाहर होता है। जैसे हमारे शरीर में मुख है, मुख के बाद आहार नाल है पूरी इतनी लंबी सी, पेट में पूरी भरी हुई है, तो ये आहार नाल क्या है? सब खोखली है अंदर से, यहां पर कोई कोशिका नहीं है। उस खाली जगह में भोजन जाता है, उसी खाली जगह में रस निकलते हैं, उसी जगह पाचन होता है, उसके बाद उसको शोषण किया जाता है। तो जो पाचन क्रिया होती है वो कोशिका के बाहर होती है, उसके बाद उन अणुओं को हम शरीर के भीतर अवशोषित करते हैं। कोशिका के बाहर पाचन होता है, यहां पर पाचन क्या हो रहा है? कोशिका के अंदर हो रहा है। अन्य जटिल जीवों में जो उच्च स्तरीय जीव है उनमें सभी में, बहुकोशिक जीवों में पाचन जो होता है वो कोशिका के बाहर पाचक अंगों में होता है, और इस प्रकार के पाचन को हम कहते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन। तो पाचन क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है, अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन।
तो जब पाचन क्रिया कोशिका के भीतर होती है, जैसे कि एक कोशिकीय जीवों में, तो इस प्रकार के पाचन को हम कहते हैं अंतः कोशिकीय पाचन। जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में, जो जितने भी एक कोशिकीय जीव है सभी में, क्योंकि उनका शरीर पूरा एक ही कोशिका का है, तो उनके पास कोई विशेष अंग नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही कोशिका है उनके पास, इसलिए कोई अंगों का निर्माण उनके अंदर नहीं होता है। तो इस प्रकार का पाचन कहलाता है अंतः कोशिकीय पाचन। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनके भीतर, उनके शरीर में जो पाचन क्रिया होती है वो कोशिकाओं के बाहर पाचक अंगों में होती है। तो इस प्रकार के पाचन को हम कहते हैं बहुकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय पाचन या एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल माने कोशिका होता है, सेल्यूलर माने कोशिकीय, डाइजेशन, और इसको कहते हैं इंटरसेल्यूलर डाइजेशन, बल्कि इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। तो ये अंतः कोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन का मतलब समझ में आया? बताओ। अंतः कोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन समझ में आया? जी सर। अंतः मतलब अंदर, कोशिकीय मतलब कोशिका के। जब कोशिका के अंदर पाचन हो तो उसको अंतः कोशिकीय, कोशिका के बाहर पाचन हो तो वो बाह्य कोशिकीय। ठीक, बहुत सिंपल सी भाषा में यही होगा। अंतः माने अंदर, तो जब कोशिका के अंदर पाचन हो यानी कोशिका के भीतर पाचन हो तो उसको हम कहेंगे अंतः कोशिकीय पाचन, और जब कोशिका के बाहर पाचक अंगों में पाचन होगा तो हम उसको कहेंगे बाह्य कोशिकीय पाचन। ठीक है, तो पाचन क्रिया दो प्रकार की हो गई। अब इसके बाद तो पाचन क्या हुआ? पाचन क्रिया में मुख्य रूप से क्या हुआ कि भोजन के जटिल तथा अविसरणशील अणुओं को सरल तथा विसरणशील अणुओं में तोड़ने की क्रिया को हम पाचन क्रिया कहते हैं। पाचन क्यों आवश्यक है? पाचन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाएं इतनी सक्षम नहीं होती हैं कि वे भोज्य पदार्थों के जटिल अणुओं को सीधे अवशोषित कर सकें। अतः इन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाना आवश्यक है, इसलिए पाचन क्रिया आवश्यक है। ठीक है, फिर तीसरा चरण होता है पोषण। जंतुओं में पोषण के अंतर्गत वो होता है अवशोषण का। अवशोषण या इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब जो कुछ भी पाचन किया गया है, यानी भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा गया है, तो इन सरल अणुओं को अब कोशिकाओं तक पहुंचाना है। एक कोशिकीय जीव जो थे जिनमें अंतः कोशिकीय पाचन हो रहा था, उसमें तो कोशिका के भीतर ही पाचन हुआ था, तो उसको कहीं नहीं पहुंचाना, वो तो सीधे जीव द्रव्य में मिल जाएगा। लेकिन जो अन्य बहुकोशिकीय जीव हैं जिनमें बाह्य कोशिकीय पाचन हो रहा है, उनमें, उन जीवों में क्या करना है कि जो कुछ भी बाहर पाचन किया गया है कोशिकाओं के द्वारा, उस पचे हुए पदार्थ के सरल अणुओं को कोशिकाओं के भीतर पहुंचाना है। तो कोशिकाएं भी दूर दूर स्थित हो सकती हैं, क्योंकि पेट तो यहां है और दिमाग की कोशिका यहां है मान लो, या कान की कोशिकाएं अंदर यहां है, कान में है, तो उसको भी तो खाना चाहिए। तो खाना यहां से फिर कहां पहुंचाया जाएगा? ऊपर की तक, यानी शरीर के सभी भागों की सभी कोशिकाओं तक खाना पहुंचाना भी तो है। तो इसलिए ये भोजन जो भी जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा गया, इसको अवशोषण करके कोशिकाओं तक पहुंचाना भी जरूरी है, तभी तो कोशिकाएं उसको ग्रहण कर पाएंगी। हर कोशिका आके तो ग्रहण करें, सब कोशिका चल के पहले पेट तक आवे तुम्हारे, फिर उसके बाद ग्रहण करके तब अपनी जगह पे फिर वापस जाए, ऐसा तो होता नहीं। तो इसलिए इस भोजन को अवशोषित करना है। तो जो आंतों की जो दीवारें होती हैं वो बहुत ही पतली झिल्ली वाली होती हैं, और इन दीवारों से होकर के ये भोजन के अणु जो होते हैं वही विसरण और परासरण की क्रिया द्वारा, जैसे अभी तुमको बताया था, वो जो रंध्र की संरचना में बताया था कि पानी के अणु प्रवेश करते हैं अंदर और बाहर निकलते हैं विसरण और परासरण की क्रिया द्वारा। तो उसी परासरण की क्रिया के द्वारा जो होते हैं, ये विसरण के द्वारा या परासरण के द्वारा ये आंतों की दीवारों से प्रवेश करके और रुधिर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आंतों की दीवारों में रुधिर की नलिकाएं फैली रहती हैं, और फिर वहां से ये रुधिर में पहुंच जाते हैं और रुधिर के द्वारा फिर पूरे शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से
जंतुओं में भोजन के बचे हुए भोजन के अवशोषण की क्रिया होती है। तो भोजन का आंतों की दीवारों से विसरित होकर के रुधिर में पहुंचने की क्रिया को हम अवशोषण क्रिया कहते हैं, और फिर रुधिर के द्वारा इस भोजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो ये संपूर्ण क्रिया कहलाती है अवशोषण की क्रिया। ठीक है, समझ में आई? अवशोषण का मतलब समझ में आया? यस सर। है? आंतों की दीवारों से ये जो जब सरल पदार्थ हो गए, जिनका पाचन कर लिया गया, तो टुकड़े कैसे, जो भोजन के अणु कैसे हो गए हैं, सरल अणु में तोड़ दिया गया, अभी आसानी से दीवारों में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये अणु जो होते हैं आंतों की दीवारों से प्रवेश करके या विसरण के द्वारा आंतों की दीवारों में प्रवेश करके रुधिर की वाहिनियों तक पहुंच जाते हैं, और फिर रुधिर से मिलकर के रुधिर के द्वारा भी शरीर के सभी भागों तक पहुंचाए जाते हैं। रुधिर की तरह एक द्रव और होता है, उसको लसिका कहते हैं। तो लसिका के द्वारा भी ये होते हुए कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। तो रुधिर और लसिका ये दो पदार्थ ऐसे होते हैं शरीर में जो इस अवशोषित भोज्य पदार्थों का परिवहन करते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा चरण आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, स्व और अंगीकरण। स्व मतलब स्वयं में, अपने आप में। अंगीकार करना मतलब स्वीकार करना, किसी चीज को अंगीकार करना मतलब उसको स्वीकार करना। अब रुधिर के द्वारा भोजन पहुंचाया गया कोशिकाओं के दरवाजे तक। अब कोशिकाएं उस भोजन को ग्रहण करेंगी अपने शरीर के भीतर, यानी अपने जीवद्रव्य में मिलाएंगी। तो रुधिर और लसिका से होकर के जो भोजन के सरल अणु जो पहुंचे हैं कोशिकाओं के पास तक या कोशिकाओं तक, तो कोशिकाएं इन अणुओं को अपने भीतर ग्रहण कर लेंगी, अवशोषित कर लेंगी। वहां पर भी विसरण के द्वारा या परासरण के द्वारा इन अणुओं को अपने शरीर के भीतर अवशोषित करके अपने जीव द्रव्य में मिला लेंगी, और इस तरह से मिल जाएगा भोज्य पदार्थ की। फिर पता नहीं चलेगा कि रोटी वाला कण कौन सा है, दाल का अणु कहाँ है और चावल का अणु कहाँ है, कुछ नहीं पता चलेगा। वो सब जीव द्रव्य में ऐसे घुल मिल करके बिल्कुल विलीन हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं फिर कौन सा अणु कहाँ चला गया। तो इस क्रिया को हम कहते हैं स्वांगीकरण, यानी कोशिकाओं द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके अपने जीव द्रव्य में विलीन कर लेने की क्रिया को, अपने जीव द्रव्य में मिला लेने की क्रिया को हम कहते हैं स्वांगीकरण। समझ में आई बात? जैसे तुम एक बाल्टी पानी में अगर एक बूंद दूध डाल दो तो क्या होगा? बाल्टी का पूरा सारा घोल सफेद हो जाएगा? सर जी, दूध का पता नहीं चलेगा। उसमें अगर एक दो बूंद हम दूध डाल देंगे तो उसको मिला दे तो क्या होगा? थोड़ी देर में दूध का बूंद जो होगी क्या होगी? वो गायब हो जाएगी, पानी में घुल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां गई। अब तुमसे कहा जाए नहीं इस दूध को बाहर निकालो, निकाल पाओगे? नो सर। नहीं। मतलब क्या हुआ कि वो बूंद जो थी वो उस पानी में बिल्कुल विलीन हो गई, गायब हो गई। अब वो तुमको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन क्या वो वहां पर है नहीं? क्या वो दूध के कण जो है वो बाल्टी में नहीं है? अब है, लेकिन वो तुम्हें नजर नहीं आएंगे। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये विलीन हो गए, उसी प्रकार से जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं ये भी हमारी कोशिकाओं के जीव में पहुंचने के पश्चात विलीन हो जाते हैं। फिर वो हमको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन रहेंगे और हमारा काम भी करेंगे, हमको ऊर्जा भी प्रदान करेंगे, और तमाम प्रकार के जो क्रियाकलाप जिनमें उनकी जरूरत है वहां पर वो इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन फिर वो दिखेंगे नहीं कहीं। तो इस प्रकार से इस क्रिया को हम कहते हैं भोजन का स्वांगीकरण, यानी अवशोषित भोज्य पदार्थ को रुधिर से कोशिकाओं द्वारा ग्रहण करके अपने जीव द्रव्य में विलीन कर लेने की क्रिया को हम स्वांगीकरण की क्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? और इसी क्रिया के द्वारा फिर जीव द्रव्य की वृद्धि होती है और जंतुओं के शरीर की भी वृद्धि होती है। ठीक, समझ में आई बात? फिर पांचवा चरण होता है बहिक्षेपण। अब भोजन जो कुछ भी किया गया था, ग्रहण किया गया था, उसका पाचन किया गया था, फिर उसका अवशोषण किया गया था, तो ऐसा भी होता है कि बहुत से भोजन के ऐसे पदार्थ होते हैं भोजन में
कि जिनका पाचन नहीं किया जा सकता, उनका पाचन नहीं होता है हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में। बहुत से पदार्थ ऐसे भोजन के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं, भोजन के साथ में आ जाते हैं, जिनका पाचन नहीं होता है। जब पाचन ही नहीं होगा तो उनका अवशोषण भी नहीं होगा, और अवशोषण भी नहीं होगा तो फिर उनको शरीर के भीतर इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनका पाचन नहीं होता है शरीर में, इन पदार्थों को फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से यह क्रिया हो सकती है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं बहिक्षेपण, यानी अपचित, जिसका पाचन नहीं हुआ है, अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम कहते हैं बहिक्षेपण या मल विसर्जन भी कहते हैं इसको, क्योंकि जो अपचित पदार्थ है इसी को हम मल भी कहते हैं। तो इसी मल को बाहर निकालने की क्रिया को हम कहते हैं मल विसर्जन। मल को बाहर निकालना, विसर्जित करना या बाहर निकालना, मल विसर्जन या बहिक्षेपण, ये दोनों एक ही नाम है, एक ही क्रिया के नाम है। बहिक्षेपण कहा जाए या मल विसर्जन कहा जाए, एक ही बात है। इस क्रिया में क्या होता है कि भोजन के उन भागों जिनका पाचन नहीं होता है, जो अपचित भोजन होता है, उस अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम बहिक्षेपण या मल विसर्जन कहते हैं। तो इस प्रकार से जंतुओं में पोषण 5 चरणों में पूर्ण होता है। कौन कौन से हुए 5 चरण? अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा बहिक्षेपण, बहिक्षेपण या मल विसर्जन। तो इस प्रकार से ये 5 चरणों में जाकर के तब किसी जीव का पोषण पूर्ण होता है। तो ये जंतुओं में पोषण इस प्रकार से होता है। कुछ परजीवी जीव ऐसे भी होते हैं जो हमारे या दूसरे जीवों की आंतों में रहते हैं, और आंतों में जो भोजन पहुंचता है वो अधिकांश रूप से पचा हुआ भोजन होता है, और उसी भोजन को वो ग्रहण करते हैं, यानी वो पचे हुए भोजन को ही ग्रहण करते हैं। यानी भोजन जो सरल अणुओं में टूट चुका है उसी को वो ग्रहण करते हैं। तो उनके शरीर में, उन जंतुओं के शरीर में पाचक अंग नहीं पाए जाते, उनको भोजन पचाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो पचे पचाए भोजन को इस्तेमाल कर रहे हैं भोजन के रूप में, इसलिए उनको उनके शरीर में पाचक अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे फीताकृमि, जो पेट में जो कीड़े निकलते हैं, एस्केरिस, तो इनके सब जंतुओं में पाचन तंत्र जो होता है बहुत ही अल्प विकसित होता है। तो क्योंकि इन लोगों को, इन जंतुओं को पाचन की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जिन जीवों के शरीर में रहते हैं उन जीवों के शरीर में आंतों के भीतर रहते हैं, और आंतों में पचे हुए भोजन को ही सीधे ये इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ तुम पचाते हो वो सब ये खा लेते हैं। तो इस प्रकार से इनको पाचन की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो सर ये कीड़े बनते कैसे? अरे वो सब बाहर में पहुंच जाता है, तुम जो भोजन करते हो उसी के साथ ही इनके अंडे पहुंच जाते हैं शरीर में। अगर तुमने ठीक से भोजन को न पकाया है न धोया है, तो इसलिए तो कहा था कि भोज्य पदार्थों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, उनको ठीक से साफ सफाई करके अच्छे से उबाल करके पका करके भोजन को तभी खाना चाहिए, या जो कच्चा खाया जाए ना उसको अच्छी तरह से धोने के पश्चात ही खाना चाहिए। तो उन्हीं पदार्थों के साथ में इनके अंडे वगैरह पहुंच जाते हैं पेट में, बस वहीं से कीड़े हो जाते हैं, और क्या, फिर अंदर जाकर के वो अंडे डेवलप हो जाते हैं और छोटे छोटे जंतु बन जाते हैं। अगर साफ सफाई से नहीं रहोगे, साफ पानी नहीं पियोगे, अच्छा भोजन नहीं करो, साफ सुथरा भोजन नहीं करोगे, भोजन को ठीक से पकाओगे नहीं, भोजन की ठीक से सफाई नहीं करोगे, ऐसा ही भोजन खा लोगे गंदा संदा, तो क्या होगा? विभिन्न प्रकार की जीव जंतु सब अंदर पहुंच जाएंगे तुम्हारे पेट के। तो इसी प्रकार से वो पहुंच जाते हैं। ठीक है? यस सर। अभी तक जितना पढ़ा उसमें क्या चीज समझ में नहीं आई बताओ? सर जी अवशोषण के बारे में। अवशोषण में क्या चीज समझ में नहीं आई बताओ? सर जी पूरा ही अवशोषण ही नहीं समझ में आया। पूरा अवशोषण नहीं समझ में आया? जो आंतों की दीवारें हैं वो झिल्ली का काम करती हैं, उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से जो सरल अणु होते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करके कहाँ पहुंच जाते हैं? रुधिर कोशिकाओं तक। क्योंकि जो आंतों की जो दीवारें होती हैं, जैसे आंतों की जो, ये आंत की कोई नली है मान लो, इसमें ये भोजन पड़ा हुआ है,
अब आंतों की दीवारों में पतली पतली रुधिर की नलिकाएं फैली रहती हैं सब इसके ऊपर। तो यहां से भोजन जो होता है वो शोषित होकर के इन नलिकाओं में रुधिर के भीतर पहुंच जाता है। तो उन आंतों की दीवारों में जो रुधिर केशिकाएं होती है उनके भीतर रुधिर यानी खून भरा होता है। तो जो भोज पदार्थ होते हैं वो आंतों की दीवारों से घुस करके वो इन्हीं नलिकाओं के भीतर पहुंच जाते हैं। और फिर खून क्या होता है, पूरे शरीर में दौड़ता रहता है सभी के, वो तो चलता रहता है बराबर, कोई रुका थोड़ी रहता है, तो बराबर बहता रहता है ना। तो उसी के द्वारा फिर वो पूरे शरीर भर में भोजन फैला दिया जाता है। तो आंतों की दीवारों से भोज पदार्थ के जो अणु होते हैं, सरल अणु जो होते हैं, पचन क्योंकि पाचन किया जा चुका है तो अणु किस अवस्था में है, सरल अवस्था में, जटिल अणु तो है नहीं। अब पाचन करने के बाद जो जटिल अणु थे वो सरल अवस्था में बदल गए, सरल अणुओं में बदल गए। ये आसानी से दीवारों में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके रुधिर तक पहुंच जाते हैं और रुधिर के द्वारा फिर शरीर की पूरे शरीर में सभी कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। तो इस क्रिया को हम कहते हैं अवशोषण की क्रिया। अब आई बात को समझ में? नहीं, यस सर। सरल भोज पदार्थों का आंतों की दीवारों से विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को हम अवशोषण की क्रिया कहते हैं। जो भोज पदार्थ के कण दीवारों से अवशोषित होकर रुधिर तक पहुंचते हैं वो तुरंत बहाव में आ जाते हैं और फिर वो पूरे शरीर भर में घूमना शुरू करते हैं। जहां कोशिकाओं की जरूरत होती है, जिन चीज की जरूरत होती है उस चीज को ग्रहण कर लेती है बस। तो इस प्रकार से अवशोषण की क्रिया होती है। उसके पश्चात जब कोशिका ग्रहण कर लेती है तो उसको अपने जीवद्रव्य मिला लेती है और उसके अपने शरीर की वृद्धि करने में सहायता होती है। उससे हमारे जीवद्रव्य की वृद्धि होती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमारे वजन की वृद्धि होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पौधों को खाते हैं, उनको हम शाकाहारी कहते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, उनको हम मांसाहारी कहते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जैसे मनुष्य वो दोनों खाता है, पौधे भी खा लेता है और जंतुओं को भी, विभिन्न जंतुओं को भी खा लेता है। तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं सर्वाहारी। तो जीव जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। आई बात समझ में? यस सर। और बताओ क्या नहीं समझ में आया? शफीक हैदर, बहिक्षेपण में तो कोई ऐसी चीज नहीं है। जो कुछ देखो, तुमने जितना भी भोजन ग्रहण किया उसमें से कुछ पदार्थ ऐसे हो सकते हैं जिनका पाचन ना हो पाए। उनमें से एक प्रमुख पदार्थ है सेलुलोज। क्योंकि जो शाकाहारी जीव होते हैं, जो शाकाहार ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधों को केवल खाते हैं, तो पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती है। तुमने पिछले साल पढ़ा था, जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पाता है, मनुष्य के शरीर में उसका पाचन नहीं हो पाता है। तो ऐसे और भी कोई पदार्थ हो सकता है साथ में आ गया हो भोजन के, जो मिलाया गया हो, जो हमारे शरीर में जिसका पाचन ना हो। तो ऐसे कई पदार्थ होते हैं जिनका पाचन नहीं हो सकता है। तो उन पदार्थों को फिर अवशोषण भी नहीं होगा। अगर पाचन नहीं होगा तो उन पदार्थों का अवशोषण भी नहीं होगा, तो वो आंत में इकट्ठा रहेंगे। तो उनको इकट्ठा रखने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि फिर ज्यादा इकट्ठा रहेंगे तो फिर वो हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाएंगे। गंदगी होगी, फिर सड़ेंगे वहां पर और तरह तरह की बीमारियां फैलाएंगे। तो इसलिए उनको फिर शरीर से बाहर निकाला जाना भी आवश्यक है, क्योंकि भोजन तो तुम लगातार करते ही रहोगे। तो जो जरूरत का हुआ उसको तुमने अपने अवशोषित कर लिया, जो बिना जरूरत का है उसको इकट्ठा रखोगे शरीर के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको फिर शरीर से बाहर निकाला जाना जरूरी है। तो इस अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम बहिक्षेपण या मल विसर्जन कहते हैं। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। नमस्ते।